ओके। हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट मॉक टेस्ट 1 केमिस्ट्री क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है, द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कंसिडर द मॉलिक्यूल मीथेन, अमोनिया और वाटर के बारे में गिवन है। तो जैसे कि इनका बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के बारे में ही पूछा है, तो देख लेते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर सभी को पता है, H2O मॉलिक्यूल, और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। अमोनिया जिसमें 1 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर ओनली, 107 डिग्री होता है। मिथेन है प्रॉपर प्योर टेट्राहेड्रल होता है, तो उसमें जो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सभी को पता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड है, तो इनको तो याद कर लेना आप। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल मिथेन में, फिर अमोनिया में, फिर वाटर में, है ना, यही ऑर्डर है। तो 46 के हिसाब से तो बी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है बॉन्ड एंगल वाटर का ग्रेटर देन HCH बॉन्ड एंगल इन मिथेन। मिथेन वाले बॉन्ड एंगल से ज्यादा है वाटर का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में। 47 में देखते हैं, यहाँ पर देखो हमको इथाइन गिवन है। इथाइन, अब इथाइन एसिडिक होती है, अब उसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे NaNH2, ये रिएजेंट जो है, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में देखो ये अपनी एसिडिक नेचर शो करेगा। इथाइन है, अपनी एसिडिक नेचर शो करेगा और अपने जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट, ये एसिड और ये NaNH2 बेस आपस में मिलकर एक सॉल्ट बनाएंगे। अब ये सॉल्ट आगे एक एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, प्लस माइनस। सॉल्ट में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस। तो बस प्लस माइनस को ऐड कर देना है, उससे रिएक्शन हो जाएगी। 1 और ये 2 आपस में ऐड होकर ये बना लेंगे, 1 ब्यूटाइन बना लेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। तो 1 ब्यूटाइन की फर्दर अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, अब क्योंकि 1 ब्यूटाइन जो है, अब उसके पास में भी यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन तो है, एल्काइन एसिडिक होती है, अल्फा इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, सेम रिएक्शन। अगर हम फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर से ये हाइड्रोजन NaNH2 के साथ में क्या होगा, रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन NH2 के साथ मिलकर बना देगा NH3, और Na+ जो है वो H+ को डिस्प्लेस कर देगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट है, तो प्लस माइनस। अब इसकी फर्दर हम रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, तो ये दोनों कंबाइंड होकर ये कंपाउंड बना लेंगे, और इसका नेम होगा 3 हेक्साइन। सिंपल, ठीक है ना। एक ही रिएक्शन को हमने दो बार रिपीट किया है, सेम रिएक्शन को, है ना। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 में, आंसर ए। एक्स हो जाएगा 1 ब्यूटाइन और वाई इज हेक्साइन, 3 हेक्साइन। क्वेश्चन 48 में बोल रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस किस का सेम है। तो बस मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड ओनली अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। टाइटेनियम 3+ में 1, क्रोमियम +2 में 4, 5, 4, 0 आपके सामने लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, N4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्रोमियम +2 और Fe2+ दोनों का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम, मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो सेम। सो यहाँ पर ये है ए, 1 सेकेंड, ठीक है, इनको नंबरिंग देते हैं ABCDE। तो बी का और डी का, तो बी और डी वाला कौन सा ऑप्शन है जिसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो ऑप्शन ए। तो इसका ए आंसर होगा। 49 में बोला है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा पोजीशन। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन, कीटोइनॉल टोटोमेराइजेशन
का क्वेश्चन है। अगर आप इसी सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें से स्टेटमेंट डी जो है फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मोस्टली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, दोनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कीटोन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल जनरली देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 49 में आंसर डी आ जाएगा। क्या लॉजिक है, फैक्ट है ये, टोटोमेरिज्म ये होता है। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना sp3 वाला, देखो ये कार्बन जो है वो sp3 है, sp3 और अल्फा हाइड्रोजन उस पर होना चाहिए, तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है टोटोमेरिज्म के लिए, तो बस टोटोमेरिज्म हो जाएगा। तो बस अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड के O की तरफ। ठीक है, 49 के बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में जो इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है और भी नीचे इक्वेशन गिवन है, ये इसका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन है यूजिंग 1 2 एंड 3। अब हमें पता है कि जो स्लो स्टेप होता है उससे हम रेट लॉ डिराइव करते हैं, राइट। जो स्लो वाला स्टेप है वो है इक्वेशन बी से, स्लो स्टेप ये वाला है, इसको इक्वेशन बी से हम रेट लॉ डिराइव करते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी। तो रेट लॉ होगा रिएक्टेंट एक्स, एक्स का नंबर ऑफ मोल कितना है 1, एक्स की पावर 1, y2 का नंबर ऑफ मोल है 1, तो y2 की पावर 1। ठीक है, अब ये हमारा रेट लॉ आ गया। अब कोई पॉइंट ये है कि रेट लॉ में हम सिर्फ वही एंटिटी रखते हैं जो हमें मेन इक्वेशन में गिवन है इन रिएक्टेंट साइड। अब जो मेन रिएक्शन है ना उसमें रिएक्टेंट क्या गिवन है x2 और y2, तो रेट लॉ में भी x2 और y2 होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट होना चाहिए कुछ भी। पर ध्यान से देखोगे तो रेट लॉ में अभी तक हमारे y2 तो मैच हो गया, y2 मैच हो गया, बट x जो है, क्या वो x इस गिवन रिएक्शन में कहीं है, तो नहीं है, तो इसे इसे x को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेन रिएक्शन में गिवन नहीं होता उसको हम रिप्लेस करते हैं। अब रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए वाली इक्वेशन है, जो ए वाली इक्वेशन है, ए वाली इक्वेशन से इसको हमें ज्यूम करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में ये रिवर्सिबल नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या ये रिवर्सिबल है, क्वेश्चन में तो रिवर्सिबल नहीं है, ये नीट का पीवाईक्यू है, उसमें भी ये रिवर्सिबल नहीं थी, बट इसे अज्यूम करना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चन आगे फर्दर हम कर पाएंगे। अब इसको अब मैं आपको एक और भी हिंट दे रहा हूँ कि बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में रिवर्सिबल साइन नहीं दिया, स्लो से जस्ट ऊपर वाले स्टेप में रिवर्सिबल साइन नहीं दिया, तो आप उसको रिवर्सिबल एज्यूम कर लो, कोई इशू नहीं है। तो इक्वेशन वन को हम रिवर्सिबल अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम इक्वेशन ए इज टू बी रिवर्सिबल। तो होगा क्या, इक्वेशन ए का के इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ए का इक्वेशन ए का के इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे x2। ठीक है, ये है x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया, अपॉन में x2 हो गया, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकाला, के इक्विलिब्रियम से हमने निकाला x, और x को हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब पुट करने के बाद में अब जो इक्वेशन बनी फाइनली वो इस तरह से बनी, k इंटू के इक्विलिब्रियम, अब ये इस तरह से, ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब उसमें आप ऑर्डर निकालोगे तो यहाँ पर x2 आ रहा है और y2 आ रहा है, क्या x2 और y2 वैलिड है, यस। मेन रिएक्शन को देखो, x2 और y2 तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम फाइनली इसका ऑर्डर निकाल लेंगे, x2 y2 वैलिड है, रख सकते हैं। x2 और इनको पावर को ऐड करेंगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा, तो आंसर है अपना डी, आंसर इज डी। ठीक है, इक्वेशन वन से इक्वेशन ये वाला देखो रेट लॉ एक ये भी था, इससे हमने ये डिराइव किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x जो था वो मेन इक्वेशन में था ही नहीं, इसलिए उसको रिप्लेस करना जरूरी था, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 में देख लेते हैं। 51 में गिवन है प्रोटीन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड मिलेगा लिंक्ड टुगेदर बाय, तो बेटा इसका आंसर है सिंपल सा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, वेरियस अमीनो एसिड, जो वेरियस अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में ये वाला बॉन्ड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है ना, फैक्ट है ये वाला, बायो में भी आता है आपके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो,
52 में which one of the following statement is correct when SO2 is passed? तो K2Cl2 7 में जब SO2 पास करते हैं तो K2SO4 ये रिएक्शन होती है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसमें आपको याद करनी चाहिए KMnO4 की K2Cr2 7 की दोनों की ये रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन है। अब ये बनता है Cr2SO4 की थ्राइस, ये बनता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 और क्रोमियम +3 में ग्रीन होता है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, आंसर डी मैच कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है आयुपेक नेम, 53 में इस स्ट्रक्चर का आयुपेक नेम। तो बेटा इसमें देखो, यहाँ पर इसमें देखो, तो यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन में से प्रायोरिटी एल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होती है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड से 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये सब्स्टिट्यूट ब्रांच आ गई, ठीक है, तो 3 पर कीटो ग्रुप आ गया, 2 पर मिथाइल आ गया, है ना, के पहले आएगा एम बाद में आएगा, तो कीटो पहले लिखा है मिथाइल बाद में है, तो फिर हेक्स 4 पर ईन आ गया और मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का एल आ गया, ठीक है। 54 में पूछा है द टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। बेटा अगर कोई दोनों सेम ऑर्बिटल पे है तो ऑब्वियसली उसको स्पिन क्वांटम नंबर से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अदर क्वांटम नंबर तो उनके सेम होंगे, है ना, ठीक है, बस एक ही क्वांटम नंबर उनका अलग होगा, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसी से कर सकते हैं। 54 में, तो 54 में आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55, 55 अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2-डाइऑल। अब मैंने दोनों बनाए हैं, साइक्लोपेंटा 1,2-डाइऑल, ये सिस वाला है, सेकेंड, हाँ ये सिस वाला है, वन सेकेंड, ये सिस वाला है और ये ट्रांस वाला है, दोनों बना दिया हमने। सिस वाले में देखोगे तो ये दोनों OH ग्रुप सेम साइड में, सेम प्लेन में। अब सेम प्लेन में होने की वजह से ये यहाँ पर सेम प्लेन में होने की वजह से यहाँ पर ये एलिमिनेशन हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब ट्रांस वाले में प्रॉब्लम क्या है, ट्रांस वाले में जो कार्बोनिल ग्रुप है फ्रॉम एसीटोन, उसमें ये OH और ये OH सेम प्लेन में नहीं है, तो ये यहाँ से वाटर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन होगी। तो ट्रांस वाला नो रिएक्शन देगा और सिस वाले में वाटर एलिमिनेट होकर ये नया कंपाउंड बनेगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा एसीटोन, आंसर ए, एसीटोन, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 56 में, 56 में पूछा है कि स्पॉन्टेनियस द करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। अब ये हमारे पास गिब्स रिएक्शन हो गई, अब नेगेटिव साइन आना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, डेल एच नेगेटिव होगा, डेल एच, अगर डेल एच नेगेटिव होगा तो मतलब डेल एच लेस देन 0 होना चाहिए, और डेल एच अगर पॉजिटिव होगा तो डेल एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डेल एच नेगेटिव हुआ और डेल एच अगर पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या रहेगा, टर्म नेगेटिव रहेगी, और डेल एच भी अगर नेगेटिव रहेगा, है ना, तो दोनों नेगेटिव कब रहेंगे, जब डेल एच क्या होगा, डेल एच होगा आपका पॉजिटिव, डेल एच नेगेटिव और डेल एच पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी। तो इन दोनों की कंडीशन में यहाँ पर डेल जी हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन फिजिक्स का आंसर हो जाएगा का सी, आंसर सी। 57 में, 57 भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी हैलोजेंस में ऑर्डर देखो, वैसे तो क्या होता है कि F2 की बॉन्ड एनर्जी होनी तो ज्यादा चाहिए सबसे, कि F2 का बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है ना, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। बट क्योंकि जब F का साइज, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, अब इनके पास में लोन पेयर भी होते हैं,
ठीक है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी होते हैं और इतने स्मॉल साइज में ये लोन पेयर ऑक्यूपाई करके रखते हैं और इसकी वजह से इनमें होते हैं रिपल्शन, हाई रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना, और बॉन्ड एनर्जी इसकी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो फ्लोरीन का ड्यू टू हाई रिपल्शन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में क्वेश्चन में पूछा है कि बेंजीन का हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें रिएजेंट चाहिए H2SO4 प्लस HNO3। अब ये दोनों मिलकर आपस में ये इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, ये वाला NO2 प्लस देते हैं। अब देते कैसे हैं, तो ये भी क्वेश्चन है। H2SO4 और HNO3 में से H2SO4 देता है H प्लस और HSO4 माइनस, क्योंकि H2SO4 बिहेविंग लाइक एसिड ओनली। अब एक एसिड है तो दूसरा बेस की तरह बिहेव करेगा, तो HNO3 एक बेस की तरह बिहेव करता है। अब बेस की तरह बिहेव करता है इसीलिए वो देता है OH माइनस, H2SO4 ने दिया H प्लस। अब होता क्या है, H प्लस और OH माइनस तो मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, वाटर बना लेंगे। NO2 प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन पर अटैक कर देगा, पर HSO4 माइनस तो एज इट इज रहेगा ना। तो देखो, तो रिएक्शन में ये प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो ये मिलता है, NO2 ने अटैक करके ये नाइट्रोबेंजीन बनाया, वाटर बन गया और HSO4 माइनस बच गया। अब क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, तो ये रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल होती है। भाई ऑर्गेनिक की रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है, तो रिवर्सिबल होती है तो उसमें अब अगर आप नीचे टेलर प्रिंसिपल लगा लेंगे। अब क्योंकि इसमें आपने ऐड किया है KHSO4, क्वेश्चन में गिवन है कि इफ वी ऐड KHSO4 तो ये क्या देगा, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस, अगर आप HSO4 माइनस इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट में ऑलरेडी HSO4 माइनस था, आपने और ऐड कर दिया, then the equilibrium will shift in backward direction। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये है लीच प्रिंसिपल ही लगाया हमने, equilibrium will shift in backward direction, natrition will be slower, वेरी सिंपल। ठीक है, ये है आंसर आपका बी, बी आंसर। 59 में है आपका, इजी क्वेश्चन है, Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, फॉर्मूला आपको ये पता होगा। नॉट इक्वल टू Kc मतलब इसमें डेल एन जी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है, ये होना चाहिए। तो Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। ए के लिए देखा डेल एन जी का मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो ए में देखोगे तो राइट साइड में कितनी गैस है, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, टोटल 2 मोल, और लेफ्ट साइड में टोटल 1 मोल गैस है। तो 2 माइनस 1 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये इसमें Kp इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू Kc हो जाएगा। बी इक्वेशन से बी सी डी बाकी ऑप्शन में आप देखोगे तो नंबर ऑफ डिफरेंस इन मोल ऑफ गैस 0 आएगा सभी में, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में देख लो, 60 में है, देखो ये स्ट्रक्चर्स गिवन है, इनके रिस्पेक्टिवली जो इनके शेप है वो मैंने लिख दिया है XeF6। वैसे मैं बता देता हूँ, जिनॉन होता है, इनर्ट गैस होता है, सभी को पता है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 6 यूज कर लिए, एक लोन पेयर बचा। 6 से कौन सा शेप बनता है, 6 सिग्मा बॉन्ड से ऑक्टाहेड्रल बनता है। उसके बीच में अगर आप एक लोन पेयर को भी ऐड कर दो, कहीं फिट कर दो रेंडमली, कहीं पे भी रेंडमली तो नहीं करेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर को फिट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड बनेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद में क्या है, जिनॉन। जिनॉन में 8 में से देखो 6 ऑक्यूपाई हो गए ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर बचा। अब इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, जिनॉन डबल बॉन्ड हो, थोड़ा पिरामिडल शेप में, और एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, ये पिरामिडल जैसा बन गया। तो ठीक है, ये इनके रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिव शेप्स है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, इजी है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ये सब किए हुए आपने। ओके, ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 है, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन।
भाई SN1 का सिंपल सा फंडा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा, रेट ऑफ SN1 ज्यादा, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। डी में कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ऑप्शन बी में कोई रेजोनेंस नहीं है, बट यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। सी में और फिर उसके बाद ए में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी हो रहा है। सी में sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, नो रेजोनेंस, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नथिंग, ठीक। उसकी वजह से यहाँ पर ये अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑप्शन डी। तो इसमें आंसर आएगा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल ऑप्शन डी में है। तो इसीलिए SN1 सबसे ज्यादा ऑप्शन डी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर। अब प्रेशर ऑफ H2 पूछा है तो देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड, जो कोई नॉट लगा हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम सभी को पता है जीरो होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना। अब हम इसको एनोड ले लेते हैं, चलो आप चाहो तो कैथोड भी ले सकते हो, आप चाहो तो एनोड भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा तो नहीं है। H2 इलेक्ट्रोड लिखा है, आप एनोड की तरह मानो या कैथोड की तरह मानो, बस रिएक्शन चेंज हो जाएगी। एनोड मानोगे तो ऑक्सीडेशन करवा देना, कैथोड मानोगे तो रिडक्शन करवा देना। मान लो मैंने यहाँ पे एनोड मान लिया तो उसमें ऑक्सीडेशन करवा दिया। अब इस पर नर्न्स इक्वेशन अगर हम लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर लगा सकते हैं, सेल रिएक्शन हो या हाफ सेल हो तो उस दोनों पर लग जाती है नर्न्स इक्वेशन। इस पर लगा लेंगे तो ये होगा, स्टैंडर्ड तो जीरो होता है हाइड्रोजन का, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, और ठीक है ये वैल्यू पुट करेंगे, ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में पूछा है कि ई आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है सर, जीरो पुट कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इतना आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। 63 में है द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। भाई कैटलिस्ट क्या ऑल्टर करता है? क्या एंट्रोपी ऑल्टर करता है? नहीं, एंट्रोपी तो जितनी रिएक्शन में जितनी पहले होनी थी विदाउट कैटलिस्ट उतनी बाद में होगी। कैटलिस्ट एंट्रोपी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, या एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है, और कुछ भी चेंज नहीं करता कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अफेक्ट ओनली द एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बाकी सब इसमें आंसर आ जाएगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63 में। 64 में देखो, 64 में है ए और बी, अपने पास में ए कंपोनेंट है बेंजीन, फिर टोलुइन है। सिंपल सा रॉड लॉ लगा लेते हैं। तो टोटल प्रेशर, जो टोटल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं यूजिंग रॉड लॉ। पीटी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स, ये वैल्यू सब गिवन है क्वेश्चन में। पी नॉट ए का वैल्यू, ए फॉर बेंजीन, बी फॉर टोलुइन, वैल्यू पुट किया, टोटल प्रेशर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो पीए है, पी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज पी नोट एक्स ए और पीटी वाई है, वेयर पीटी इज टोटल वेपर प्रेशर अभी निकाला था, वाई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, व्हाट इज एक्स ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, लिक्विड सॉल्यूशन में, और ये वाई है वेपर फेज में, ठीक है ना। जैसे मैं बना देता हूँ, यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन में ए और बी है, इनका वेपर बना तो वेपर में भी तो ये ए और बी है। अब इसका यहाँ पर वेपर फेज में वाई ए होगा, इसका मोल फ्रैक्शन होगा वाई बी, और ए और बी यहाँ पे भी तो है। लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू, ठीक है। सॉल्यूशन वन आपका गैस है और ये आपका लिक्विड है, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन ही करना है, वाई ए का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन यूज करो, वाई ए का वैल्यू निकाल लो, 0.75 आएगा। टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, तो वाई बी 1 माइनस वाई ए हो जाएगा 0.25। मोल फ्रैक्शन को देखकर लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी इन वेपर फेज, तो परसेंटेज भी उसी बेसिस पर ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा।
सुपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन कौन सा है? ए वाला। ठीक, तो आंसर ऐसा कौन सा मैच कर रहा है? 64 में ए, तो आंसर ए। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, तो मतलब उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, मतलब उसका मास परसेंटेज ज्यादा। ठीक है, हर तरह से। 65 में देखोगे, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। तो इसमें ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टैगर्ड और इक्लिप्स में ऑब्वियसली स्टैगर्ड वाला मोर स्टेबल होता है। रीजन क्या है उसमें? टॉर्सनल स्ट्रेन होता ही नहीं है। अब टॉर्सनल स्ट्रेन होता क्या है ये देख लो। इट इज कॉज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन of atom or group separated by 3 bonds। अब देखो इसमें ध्यान से देखने वाली चीज है। देखो ये वाला जो बॉन्ड है और जो पीछे वाला बॉन्ड है, इनमें कितने बॉन्ड का डिफरेंस है? ये हाइड्रो देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड का डिफरेंस है? एक, और एक, ये दो। और जो वर्टिकली इनके बीच में भी तो होगा, ये वाला, ऐसे टोटल 3 बॉन्ड का डिफरेंस है, 3 बॉन्ड डिफरेंस। ठीक है, तो इनके बीच में टोर्सनल स्ट्रेन लग सकता है जब ये अलाइंड होंगे। अभी यहाँ पर टोर्सनल स्ट्रेन लग रहा है, अभी यहाँ पर कोई टोर्सनल स्ट्रेन नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है, बस यही है लॉजिक। 65 में टोर्सनल स्ट्रेन लगता है इन एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड में नहीं लगता है, इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, आंसर डी। 66 में है आपके पास में एक अल्कोहल गिवन था NaH। ठीक है, उससे एसिड बेस रिएक्शन हो गई, एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह सॉल्ट बनेगा यहाँ पर। और सॉल्ट बनने के बाद में सेम वही रिएक्शन, प्लस माइनस, यहाँ से ये ब्रेक होगा और ये बनेगा ईथर। तो ईथर सिंथेसिस हो गया, तो इसी को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, और ये कौन सा आंसर है? आंसर है आपका आंसर ए। भाई ईथर बना तो ईथर सिंथेसिस ही है ना, तो और कोई ऑप्शन है क्या ऐसा इसमें? कोई भी नहीं है, ईथर सिंथेसिस ऑप्शन ए ही है। ठीक है, 67 के बाद में, 6 के बाद में 67, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपके पास में एक कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन या एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, नहीं नहीं सेकेंड, ऑफ एल्डिहाइड विद द प्राइमरी एमाइन। अच्छा, ये एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। एल्डिहाइड विद प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन मतलब उस पर 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, वाटर निकलेगा और ये बनेगा आपका शिफ बेस, शिफ बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये बाइफेनाइल तो है, दो दो फिनाइल आ गई, 2 बेंजीन रिंग आ गई। अब इसमें देखोगे तो यहां से वैसे तो देखने से लग रहा है कि सर ये पूरा प्लेनर है। ये स्ट्रक्चर आपको प्लेनर लग रहा है क्या? लग रहा होगा क्योंकि 2D में बनाया, बट इन रियल एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन, ये आपस में अलग अलग प्लेन में होते हैं। तो ये अगर आपका इन द प्लेन है तो ये आपका आउट ऑफ द प्लेन होगा। कैसे? रिपल्शन की वजह से, क्योंकि बी आर को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, आयोडीन आयोडीन को करेगा, तो ये इन द प्लेन आउट द प्लेन। तो इनके बीच में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो ये इस बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट हो जाएगा और इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी। ये होगा इन प्लेन, ये होगा आउट ऑफ द प्लेन। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो आंसर आएगा इसमें बी, आंसर बी, ऑप्टिकली एक्टिव आंसर बी है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में देखोगे तो ऑप्शन ए जो है आपका बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, एल्कीन बन रही है। ऑप्शन ए में एल्कीन बन रही है, तो एल्कीन तो है ना, आपका एल्किल हैलाइड से एल्कीन बन रहा है, तो मतलब एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बी आर को OH ने रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ऑप्शन सी में आपका देखो एल्कीन पर Br2 अटैक कर रहा है, तो एल्कीन से एल्केन बन रहा है। एडिशन में क्या हो रहा है? देखो एल्कीन से एल्केन बन रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। देखो सिंपल रिएक्शन है यार, ये 9th-10th में भी आप पढ़ते हो उनका बेसिक, सिंपल क्वेश्चन है वेरी। तो ए इज एलिमिनेशन, तो आंसर आएगा इसमें बी, आंसर बी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 70 में
पूछा है कि फॉर गिवन रिएक्शन डेल एस गिवन है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। गिब्स रिएक्शन ये होती है, सबको पता है, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, तो उससे हम डिराइव कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो अगर ये नेगेटिव होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये अगर नेगेटिव होना चाहिए तो इस तरह से ये हो जाएगा, तो टेम्परेचर का वैल्यू 425 केल्विन से ज्यादा ही होना चाहिए, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो, और 70 में आंसर क्या आएगा, आंसर होगा इसका बी, आंसर बी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए या डीएनए। तो बेटा डीएनए और आरएनए का अगर फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है तो भी क्वेश्चन ये आपसे हो जाएगा, था ना। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो बस इनका स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया है, आप चाहो तो उससे भी कंफर्म कर सकते हो। तो क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है तो यहाँ वाला ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा आपका, का शुगर मैंने फॉर्म कर दिया है, आंसर इसमें भी आएगा, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, शुगर कंपोनेंट इज डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में होता है राइबोज, ठीक है। तो आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में बेसिसिटी ऑफ एराइल अमाइन। तो बेटा एरोमेटिक अमाइन जो होती है उसमें ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, तो आप इनको कहीं देने जाओगे तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में बिजी है, ये इजिली इनको डोनेट नहीं कर सकते। एल्काइल अमाइन में ये लोकलाइज लोन पेयर है, जहां भी डोनेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो एल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एराइल अमाइन, रीजन है उसके लोन पेयर फ्री है, फ्री लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर, ठीक है। तो आंसर 72 में कौन सा है, आंसर ए आ जाएगा। आंसर ए इसको मैच कर रहा है, एराइल अमाइन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन, ठीक है। चलो आंसर ये आ जाएगा। 73 में which one given below is non reducing sugar। शुगर तो है ही सब। अब इसके बाद में यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर, अब इसमें टॉलरेंट टेस्ट हम करते हैं, टॉलरेंट टेस्ट जो रिड्यूस हो जाता है वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सुक्रोज इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। और बाकी सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, ये सब रिड्यूस हो जाएंगे टॉलरेंट पीरियड से, ठीक है, सुक्रोज नहीं होगी। बायो में भी आता है ये, ठीक है। 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर डी। 74 में द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्ब एनायन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। हाँ, तो ये कार्बन एनायन का जो लोन, इसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो ये जो है देखो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ ना, तो इसका, तो यहाँ पर एक सिग्मा है इस पर, और एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में एक लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये sp ऑर्बिटल में होगा, ठीक है ना, sp ऑर्बिटल में है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आंसर आएगा आपका डी। 75 में क्या है, फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कौन डिपेंडेंट है, तो इसमें देखो मोलरिटी में ही वॉल्यूम आ रहा है, देखो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। अब इन सभी एंटिटी में से ओनली मोलरिटी ही वही ऑप्शन है जिसमें वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी ऑब्वियसली, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में, तो ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें Ag2C2O4, ठीक है। ये आपको
कंपाउंड गिवन है। अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आयनाइज करेंगे। ऑब्वियसली वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बट क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो यहाँ पर हम रिवर्सिबल का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर इसका KSP का फॉर्मूला हमने लगा लिया, Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो C2O4 है इसका इसका तो पावर 1 रहेगा, इसका भी पावर, इसका पावर 2 रहेगा। ठीक है, अब C2O4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, सब वैल्यूज गिवन है, इजी। 76 में सिंपल कैलकुलेशन, आंसर आएगा इसका डी। 77 में एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, ठीक है। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन में भी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड देन हीट सेकेंड स्टेप में। तो इन दोनों स्टेप जब एक साथ आते हैं तो हम सिंपल सा मेथड लगाते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया दोनों के बीच में, जिसने किया है सॉल्व उसको पता है कि यहाँ से एक का कार्बोनिल का ऑक्सीजन, दूसरे का अल्फा, अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होते हैं, दोनों हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन इसके साथ वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, वेरी सिंपल। तो ये बन गया, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एल्डोल कंडेंसेशन में ऑप्शन बी मिल जाएगा। 78 बेटा, ये तो हर कोई बच्चे का सबका ठीक हुआ होगा आई होप। स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, BCl3 एक ही ऐसा ऑप्शन है, 120 डिग्री ट्राइगोनल शेप होती है इसकी, आंसर डी। 79 में the if molarity of the dilute solution is doubled, the value of molar depression constant Kf। अब सभी को पता है Kf is the characteristics of solvent, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है ना, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करता कि, और उसकी मोलैरिटी या मोलैलिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये सब सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। बेंजीन का KF अलग होता है, वाटर का अलग होता है, हर सॉल्वेंट का अलग होता है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। डबल करें या ट्रिपल करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर आएगा अनचेंज्ड, आंसर इज डी। 79 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 80। 80 में देखो यहाँ पर ये रिएक्शन गिवन है बेटा, ये आपको याद होगा, ये कुशरॉफ रिएक्शन है, कुशरॉफ रिएक्शन है ये, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर आपके पास में इथाइन है, इथाइन में आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। अब अल्फा हाइड्रोजन तो, एक सेकेंड, इसमें नहीं नहीं, इसमें एसिड बेस वाली रिएक्शन नहीं होगी, सॉरी, इसमें एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, हालांकि अल्काइन इज एसिड एक, बट यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव नहीं करी क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल, इसमें हम करते हैं, वन सेकेंड, देखो इस वाले केस में हम करते हैं एडिशन ऑफ, कुशरॉफ रिएक्शन में करते हैं एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग मार्कोनी कॉवलो, मार्कोनी कॉवलो तो करवा लेते हैं। मार्कोनी कॉवलो से देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, है ना, राइट में होगा ना, क्योंकि ये प्लस आई लगा रहा है, तो ये इधर होगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो वाटर का एडिशन, तो यहाँ पर आएगा OH और यहाँ आ जाएगा H, प्लस पर माइनस, माइनस पर प्लस, तो ये बनेगा ये, और ये होगा आपका इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये इंटरमीडिएट आपको बन गया, तो ये हो गया A। टोटोमेरिज्म करवा दोगे तो आंसर B आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 में है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, तो देखो इसमें ऑप्शन ए में है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ये तो करेक्ट है, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ऑल्टर करता है। ऑप्शन बी में है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये इनकरेक्ट है। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, और एक कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ऑल्टर कर सकता है बाय ऑल्टरिंग द पाथ। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका आंसर है आंसर बी,
और क्वेश्चन नंबर 82 में भी रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है। तो आप देखो ये सारे फैक्ट हैं ये वाले क्वेश्चन। हाँ 82 पर स्टार लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है मोस्टली लोगों में। देखो 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज 2s और 2p दोनों का एनर्जी सेम ही रहता है। तो ऑप्शन डी को अगर ध्यान से देखोगे, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, तो वो गलत है। एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आर इक्वल। अब और सभी के लिए और अदर स्पीसीज के लिए वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। 2s का एनर्जी कम होता है 2p से अदर स्पीसीज के लिए, बट हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में एक्सेप्शन होता है। चलो तो आंसर डी आ जाएगा इसमें, आंसर डी है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में। 83 में है आपका यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। उसके बाद में बोला है कि आइसोलेटेड प्रोसेस है, तो इसमें आइसोलेटेड का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, तो ये क्यू का वैल्यू 0। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया। वर्क डन होता है हमारा माइनस पी डेल वी। पी का वैल्यू पुट किया डेल वी में, वॉल्यूम टू वॉल्यूम डिफरेंस, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। पर आंसर हमारा जूल में गिवन है, तो आंसर हमारा लीटर एटीएम में आया, बट जूल में कन्वर्ट करने के लिए लीटर एटीएम का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 लीटर एटीएम इज 101.3 जूल, ठीक है, 101.3 जूल। वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर आ गया 505 जूल नेगेटिव, ठीक है। तो डेल यू मतलब एंथैल्पी नेगेटिव है, इसमें एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 84 में मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। बेटा एसिडिक कंपाउंड में अब देखोगे आप तो बेटा ये तो आपका पिक्रिक एसिड हो गया। 84 में ये पिक्रिक एसिड है फर्स्ट वाला। और पिक्रिक एसिड तो सल्फोनिक एसिड के बाद सबसे हाईएस्ट होता है। तो बस मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। मैंने ऑर्डर भी लिख के बता दिया है, रीजन भी लिख दिया है कि देखो डी वाला सबसे ज्यादा होगा, सी में भी मेसोमेरिक लग रहा है, और बी में कुछ नहीं लग रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए फिनॉल, तो नो फिनॉल थोड़ा कम एसिडिक होगा। बट ए ऑप्शन में क्या है, फिनॉल है पर साथ में ये प्लस एच की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज लीस्ट एसिडिक। क्वेश्चन इसमें आंसर आएगा आंसर डी। 85 में देखो, 85 में which of one is the correct order of acidity। अब एसिडिटी में हमें पता है कि अल्काइन इज मोर एसिडिक देन एल्कीन देन एल्कीन। अब इन जो 4 कंपोनेंट फॉर्मूला गिवन है इसमें से एल्कीन सबसे पीछे आएगा, सबसे नीचे, उसके बाद एल्कीन आएगा और फिर एल्काइन आएगा। बट एल्काइन हमें 2 गिवन है, दोनों एल्काइन गिवन है। दोनों एल्काइन में आप देख लो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन से, जो फर्स्ट वाली है उसके पास नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये मोर एसिडिक होगा, और बाद वाला कम होगा। तो ऑर्डर इसका कौन सा मैच करेगा, ये आंसर बी मैच करेगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 में सॉरी 86 में पूछा है कि आपके पास में एक सेल गिवन है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और आफ्टर कंसंट्रेशन उन्होंने चेंज किया है। तो पूछा है कि सेल का जो वोल्टेज है वो कितना चेंज होगा, ईएमएफ कितना चेंज होगा सेल का। तो देखो पहले जो इनिशियली जो कंसंट्रेशन गिवन है, पहले तो ये इक्वेशन से मैंने सेल इक्वेशन बना लिया, नस्ट इक्वेशन लगाया, नस्ट इक्वेशन इस तरह से लगाया, और यहाँ पर ई नोट सेल है जो सेल का वही रहेगा। वैल्यू पुट की, जो एक कंसंट्रेशन गिवन थी वो कंसंट्रेशन पुट कर दी। E1 का वैल्यू आ गया ई नोट सेल प्लस, प्लस का साइन है समथिंग ए। आफ्टर वाली जो कंसंट्रेशन है सेल रिएक्शन में पुट कर दी मैंने, ये जो चेंज कंसंट्रेशन उनको पुट किया, नस्ट इक्वेशन लगाई। अब उससे जो E2 आया वो आया ई नोट सेल माइनस समथिंग। तो पहले आ रहा था ई नोट सेल प्लस समथिंग, अब आ रहा माइनस समथिंग, तो E1 का वैल्यू ऑब्वियसली E2 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखो इसमें आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला गिवन है, बट
क्वेश्चन में पूछा है, देखो इसमें आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाना है। ऑक्टाहेड्रल बनाओगे तो देखो जो न्यूट्रल लिगेंड होता है वो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आएगा ना, वो तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर ही आएगा। तो अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है वो जो, इसको तो अंदर ही लेना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हम बाहर नहीं ले सकते हैं। सिर्फ वाटर ही ऐसा न्यूट्रल लिगेंड है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है, अदरवाइज अदर न्यूट्रल लिगेंड को हम अंदर ही लेना है। तो यहाँ पर 6 अमोनिया है तो 6 अमोनिया को अंदर ले लिया, तो और कितने लिगेंड अंदर ले सकते हैं, 0। तो सारे क्लोरीन बाहर आएंगे, ऑब्वियसली इस तरह से ड्रॉ करना है। अब यहाँ से 5 अमोनिया थे, 5 के 5 को अंदर ले लिया, तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए कितना और लिगेंड ले सकते हैं, एक और 5 यहाँ से, एक क्लोरीन अंदर तो 2 क्लोरीन बाहर, बस ये दोनों आयनाइज हो जाएंगे। 4 अमोनिया अंदर। अब जैसे किसी को डाउट आता है कि सर ये 4 अमोनिया करके हम इसका स्क्वायर प्लेनर ही बना लें क्या, कोऑर्डिनेशन 4 वाला ही कॉम्प्लेक्स बना ले, तो आंसर है नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना, क्योंकि हमको ऑक्टाहेड्रल ही एज्यूम करना है। ठीक है, इस तरह सोचना है, ऑक्टाहेड्रल ही एज्यूम करना है। तो 4 लिगेंड यहाँ से आ गए न्यूट्रल वाले, तो 2 और लेने पड़ेंगे, 2 ले लिए हमने क्लोरीन के, तो 1 क्लोरीन बाहर, तो यहाँ पर एक AgCl देगा। तो ये इस तरह से बनेगा, 87 में आंसर सी आ जाएगा, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनोइड इज एट्रिब्यूटेड टू। तो बेटा एक्टिनोइड के जो आउटर शेल में 5F 6D 7S, इनकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये सब आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फैक्ट है ये, है ना, इसमें कुछ मुंह दोहराए वाला कुछ भी नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो पहले तो हमें ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो एथिलीन इथाइलिन डायमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अमोनिया उससे कम, और वाटर तो वीक लिगेंड होता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, इन इथाइलिन डायमीन, फिर अमोनिया, फिर वाटर। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा भाई वो स्प्लिटिंग भी तो ज्यादा करेगा, है ना। क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स गिवन है ना ऑप्शंस में, वो सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है, 2/3 में होती है, 2 ऊपर और 3 नीचे। तो ये होती है इजी, ये होती है T2G। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहाँ पर जो ये इनका CFSC डेल नॉट है, डेल ऑक्टाहेड्रल वाला, तो वो भी ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, अगर उसको कलर शो करना है, तो अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ये गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो उसको वेवलेंथ कम चाहिए होगी, है ना, एक्साइड होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लिगेंड कॉज अ लार्जेस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी ज्यादा है तो उसमें जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो कम होगी, क्योंकि इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, एनर्जी ज्यादा तो उसमें उससे रिलेटेड वेवलेंथ कम। अगर किसी वेव, कोई वेव है, उसकी वेवलेंथ अगर जितनी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी उसकी उतनी कम हो जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी कम हो जाएगी। इक्वल टू एच म्यू होता है, और म्यू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, स्प्लिटिंग ज्यादा करवाएगा T2G और EG की, तो एनर्जी गैप ज्यादा आएगा, एनर्जी गैप ज्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उस जो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तभी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ वाले केस में ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाएगा, वेवलेंथ एब्जॉर्ब, तो इसमें स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है ना, इसमें स्प्लिट ज्यादा हुआ है। ठीक है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई इसमें, तो इसमें वेवलेंथ इसमें सबसे कम हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है, कौन सा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम होगा ये वाले का, फिर वाटर वाले केस में, H2O लिगेंड वाले केस में सबसे ज्यादा होगी एड्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में देखोगे,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज a specific reaction rate of 10 to the power 2 minus second inverse specific reaction rate। तो ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही तो होता है हमारा, ये कांस्टेंट रेट कांस्टेंट होता है। तो टी ऑफ का वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी कि रेट कांस्टेंट ये वैल्यू गिवन है, पुट कर लिया। जो टी ऑफ निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 20 से उसको ना 5 ग्राम तक पहुंचाना है। अब 20 से अगर मुझे 5 ग्राम पहुंचाना है तो उसमें 2 बार टी ऑफ लगेंगे। 20 से 10 होगा, एक बार टी ऑफ, दूसरी बार 10 से 5 दो बार टी ऑफ। तो टी ऑफ यानी कि हाफ लाइफ दो बार वो उतना टाइम कंज्यूम करेगा। तो टी ऑफ का वैल्यू तो हमें पता था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डबल टी ऑफ हो गया। सॉल्व कर लेना, 138.6 सेकेंड आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका है बी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। चलो फिर ना, ओके।